चलो ध्यान से सुनना बच्चे, सुनिए। तो रेट लॉ आज का सबसे अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेट लॉ। आपने लास्ट क्लास में क्या किया था? पहला टॉपिक था इस चैप्टर का रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट कैसे निकलता था बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कितना कंसंट्रेशन कितने टाइम में चेंज होता है उससे हमें रेट पता चल जाता है। ठीक है जी। अब एक लॉ आया है, उसका नाम है रेट लॉ, जिसके लिए हमें टाइम की जरूरत नहीं है, बिना टाइम के भी रेट निकल जाएगा। तो बिना टाइम के रेट कैसे निकलेगा? तो उन्होंने बोला कि मान लो दो तरीके की है रेट लॉ, जरा ध्यान से सुनना। केस वन, मान लो केस वन, मान लो ऐसा हो रहा है कि एक ही रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब एक प्रोडक्ट बन रहा है, 10 प्रोडक्ट बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, रिएक्टेंट एक ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है जी। इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है C और उससे प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत सारे भी बन सकते हैं, एक भी बन सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, रिएक्टेंट एक ही है, उसका कंसंट्रेशन है C। तो बोलते हैं रेट निकालने का दूसरा तरीका इन्होंने बताया, रेट लॉ ने उसने बोला कि रेट निकालने का एक और तरीका है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन की पावर x, टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर x। तो ये क्या है मैं भी बताता हूँ। C तो कंसंट्रेशन है, x क्या होता है अभी बता रहा हूं मैं। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, तो ये बनाया इन्होंने। तो R इज इक्वल टू के C की पावर x। इसमें कौन क्या है? तो R तो रेट ही है। K क्या होता है? वेयर K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। और x क्या है? x है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये ऑर्डर क्या चीज होती है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? मैं भी डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको, ऑर्डर का मतलब बताता हूँ। ऑर्डर का मतलब होता है कि कई लोग ना ऑर्डर और इसमें कोफिशिएंट में बड़ी कंफ्यूजन करते हैं। मैं पहले से ये क्लियर कर दूं आपको। जैसे कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि भैया दो हाइड्रोजन है, मान लो किसी रिएक्शन में दो हाइड्रोजन रिएक्ट करके कुछ बनाए, तो ये लोग कह देते हैं जी अगर मान लो दो हाइड्रोजन है या तीन हाइड्रोजन है तो वो बोल देते हैं यही ऑर्डर है। ये ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर का मतलब मैं आपको बताता हूँ, कोफिशिएंट को ऑर्डर नहीं कहते। कई लोग ऐसी किताबों में लिखते हैं और समझाते हैं कि जी ऐसा होता है, कई टीचर्स, तो ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एट पर्टिकुलर टाइम। माने कितने जो प्रोडक्ट है उसके जब प्रोडक्ट बन रहा है किसी टाइम पे तो उसमें कितने रिएक्टेंट पार्टिस एक्सपेरिमेंटली उस टाइम पे किस पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का रेट इसकी कंसंट्रेशन पे कितने अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बनता जाता है और मैं उसमें कंसंट्रेशन मिला रहा हूँ या घटा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, तो उसका जो रेट है, उसकी जो स्पीड है, वो कंसंट्रेशन के चेंज होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रही। तो जो प्रोडक्ट का रेट है वो एक्सपेरिमेंटली कितने कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताऊं इसका एग्जांपल, कि जैसे मान लिया जाए कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो देखो ये, ध्यान से सुनना, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ठीक बात है। ये रिएक्शन हो रही है, मान लो रिएक्शन चल रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के अमोनिया बना रहे। किसी किसी पॉइंट में ऐसा होता है कि अमोनिया का रेट मैं इधर से ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला रहा हूँ और अमोनिया बन ही नहीं रहा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला रहा हूँ अमोनिया बन नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ कि भाई अमोनिया बन नहीं रहा? उस केस में उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन और मिला रहा हूँ लेकिन अमोनिया बढ़ ही नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आपको याद है ये इक्विलिब्रियम होता था, जितनी देर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलता था वापस अमोनिया टूट के वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाती थी ना, कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्स होकर अमोनिया बनाता है फिर अमोनिया वापस टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाती है। एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आता है कि इक्विलिब्रियम में हो जाती है रिएक्शन। तो जब जो फाइनल प्रोडक्ट का रेट है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता तो उसे जीरो ऑर्डर कहते हैं। तीन तरह के ऑर्डर है हमारे कोर्स में। एक है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर क्या होता है? जब प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही, मैं बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कुछ हो ही नहीं रहा उसमें प्रोडक्ट में, तो उसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो वो इसको देख के नहीं पता लगाते कि इनके कोफिशिएंट क्या है। कई लोग बोल देते हैं जी यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो इसका 4 है ऑर्डर ना। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उस टाइम पे उसकी स्पीड इन दोनों पे कर रही है कि नहीं कर रही।
कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट है वो खाली एक पे ही कर रहा है, खाली हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे ही कर रहा है, नाइट्रोजन पे नहीं कर रहा, तब उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि दो रिएक्टेंट थे, दोनों में से एक पे ही कर रहा है अमोनिया का रेट डिपेंड, नाइट्रोजन पे नहीं कर रहा। तो जब इन सिंपल मैं आपको बताऊं कि जब जो रेट ऑफ प्रोडक्ट है वो एक की रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे तो उसे फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे तो उसे जीरो ऑर्डर कहते हैं। अगर दोनों पे करे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मैं चेंज कर रहा हूँ तो अमोनिया चेंज हो रहा है, तो जो मेरा प्रोडक्ट है वो दोनों की कंसंट्रेशन के चेंज पे डिपेंड कर रहा है तो उसे सेकंड ऑर्डर कहते हैं। तो हमारे कोर्स में कह रहे तीन ही ऑर्डर है, तीनों मतलब समझ में आ गया, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कि जो प्रोडक्ट का रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। एक पे कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर, दोनों की कंसंट्रेशन पे कर रहा है तो सेकंड ऑर्डर, किसी पे भी नहीं कर रहा तब जीरो ऑर्डर कहते हैं उसे। ठीक है जी। तो ये तीन तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसमें डेफिनेशन अभी लिखवा दूंगा आपको। तो इन शॉर्ट अभी समझते हैं रेट लॉ क्या होता था कि भैया रेट निकालने का एक तरीका है dc/dt, एक ये भी है R = k c की पावर x। तो इसमें हमें k पता होना चाहिए, c पता होना चाहिए और x पता होना चाहिए। k क्या होता है? रेट कांस्टेंट, वो आपको दिया होगा। c माने कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी मोलैरिटी, वो भी आपको दी होगी। x भी आपको बताया होगा कि कौन सा ऑर्डर है, तो वो सब आपको कुछ नहीं करना, वो उन्होंने दिया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर है, वो रिएक्शन वगैरह सब दिया होगा। आपको पता होना चाहिए होता क्या है ये जीरो ऑर्डर, की वाइवा में पूछ लेते हैं, वो तो पता ही नहीं होता फर्स्ट ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर क्या है। ठीक है जी। तो जीरो ऑर्डर क्या है? जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का जो रेट है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे तो जीरो, एक पे डिपेंड करे तो फर्स्ट, दोनों पे डिपेंड करे तो सेकंड ऑर्डर। अब आपसे ये पूछते हैं जी, रेट की यूनिट तो मैंने आपको कल बताई थी, रेट की यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट की यूनिट आपको बताई थी। कंसंट्रेशन की भी कल बताई थी, वो तो पहले ही पता थी आपको। कंसंट्रेशन तो मोलैरिटी होती है ना, कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन की यूनिट होती थी मोल पर लीटर। ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन की यूनिट आपको पता है, रेट की आपको पता है। अब आपसे बोलेंगे के की यूनिट बताओ, रेट कांस्टेंट, तो मैं वो दिखाता हूं आपको करके। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की अलग अलग यूनिट होती है। देखो इस आर की और सी की तो फिक्स रहेगी, आर की हमेशा यही रहेगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, कंसंट्रेशन की मोलैरिटी की यूनिट हमेशा मोल पर लीटर ही रहेगी, लेकिन के की यूनिट बदलती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है कि सेकंड ऑर्डर। तो आपको निकालनी आनी चाहिए, कभी पेपर में भूल गए तो। जैसे फॉर जीरो ऑर्डर पहले पढ़ते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर में मैं यही फॉर्मूला फिर से लगाऊं, R = k c की पावर x, x जीरो ऑर्डर है इसका मतलब x जीरो हो गया है ना, जीरो ऑर्डर का मतलब x की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे x की जगह जीरो डालो, k निकल आएगा। तो रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, के तो पता ही नहीं है, किसी की पावर जीरो क्या होता है? 1, तो के की यूनिट निकल गई ना, के की यूनिट रेट की यूनिट के बराबर हो गई ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो याद रखना जीरो ऑर्डर में के की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जी एक कोई रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट है 5.375 इंटू 10⁻⁻12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका ऑर्डर बताओ एक नंबर में। तो आपको ये सब वैल्यू से कोई मतलब नहीं, यूनिट देखो ऑर्डर बताओ। मोल पर लीटर पर सेकेंड किस किस ऑर्डर की होती है? जीरो ऑर्डर की होती है। के की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड कब होती है? जब वो जीरो ऑर्डर है। तो यूनिट देख के पता लगा दोगे कि भैया कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का है, समझ गए? तो ये हो गया जीरो ऑर्डर। ऐसे ही फर्स्ट का निकाल सकते हैं सेकेंड में, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप के निकाल सकते हो, कैसे? यही फॉर्मूला फिर से लगा दो, रेट का क्या फॉर्मूला है? R = k c की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर में x की जगह 1 हो जाएगा, डालो। रेट की क्या वैल्यू है जी? मोल पर लीटर पर सेकेंड, के आपको पता है नहीं, c की क्या यूनिट है? मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गए, खाली क्या बचा है? पर सेकेंड, तो यानी कि सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं ना पर सेकेंड को। तो के की यूनिट क्या आई फर्स्ट ऑर्डर के लिए? पर सेकेंड, समझ रहे हो? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसकी यूनिट होती है के की पर सेकेंड। अब सेकेंड ऑर्डर, इसी तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, थर्ड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर में यही वाला फॉर्मूला फिर से लगा रहा हूं मैं, R = k c की पावर x होता है ना,
तो सेकंड ऑर्डर में x की जगह क्या डाल दोगे आप, 2 डाल दोगे, है ना। तो k निकाल लोगे। रेट की क्या यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकंड, k तो पता है नहीं। कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर का स्क्वायर है, तो 2 है। 1 मोल पर लीटर से 1 कट जाएगा, 1 तो बचा रहेगा ना, 2 थे पावर में। तो जरा k की यूनिट बताना क्या होगा, ये लीटर ऊपर चला जाएगा ना, लीटर ऊपर जाएगा, मोल नीचे रहेगा और सेकंड भी नीचे रहेगा ना, सेकंड भी तो नीचे ही है। तो k की यूनिट क्या आई, k की यूनिट आई लीटर पर मोल पर सेकंड, है ना, या पर मोल सेकंड ऐसे, तो ये k की यूनिट आई सेकंड ऑर्डर के लिए। आए समझ में। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर कितना भी ऑर्डर हो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना k की यूनिट, समझ रहे हो। x की वैल्यू बदल डालते रहो, r और c की तो पता ही है, k निकालते रहो। ठीक है, पॉज कर दे बेटा, निकाल। सुनिए बच्चों, केस 2। तो इसमें तो पहला जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन था, आपने क्या लिखा था कि अगर एक सी से प्रोडक्ट बनता है तो आर इज इक्वल टू के सी की पावर एक्स, ये फॉर्मूला होता है रेट का, रेट लॉ के हिसाब से। अब दूसरा केस कहता है कि अगर मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट हुए फिर प्रोडक्ट बने, जैसे ए और बी से आपका बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन गए, सी डी बन गया या ई एफ बन गया या कुछ भी बन गया, तो ए और बी से मिलके फिर प्रोडक्ट्स बने, तब रेट का क्या फॉर्मूला है, तब वो रेट लॉ कहता है आर इज इक्वल टू, तब जो रेट होगा वो ए पे भी डिपेंड करेगा बी पे भी करेगा। तब उस केस में ए का ऑर्डर अलग हो सकता है, बी का ऑर्डर अलग हो सकता है, समझ रहे हो। अच्छा, ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शन पे भी हो सकता है, मतलब हो सकता है आधे ए पे डिपेंड कर रहा हो, 1/4 बी पे कर रहा हो, ऐसा कुछ। तो इसलिए एक्स और वाई अलग अलग, ए के लिए अलग लेना है ऑर्डर, बी के लिए अलग लेना है, ठीक। तो तब उस केस में रेट का फॉर्मूला खाली अकेला सी की पावर एक्स नहीं होगा, तो ये भी, इसकी भी कंसंट्रेशन इसकी भी कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन होगी और दोनों का अलग अलग पावर होगा, क्योंकि इसकी अलग पे डिपेंड करेगा, इस पे अलग डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंटली कि भाई कितना कौन रिएक्ट कर रहा है उस पे। फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो के आ जाता है, आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तब रेट का ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। जब एक से ज्यादा, अगर मान लो एक और होता तो एक की पावर एक्स, एक की पावर वाई और जो तीसरा होता है उसकी पावर जेड। तब इस केस में ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ये दोनों को मिला के एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई का जो सम होगा वो ऑर्डर होगा, है ना। यहाँ पे अकेला एक ही था तो एक ही ऑर्डर था, एक्स था, यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो होगा वो ऑर्डर होगा, और रेट कांस्टेंट तो आपका के ही रहेगा, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताना है, पॉज करके पहले इतना लिख लो, फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस पे। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया होगा, जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू मैंने बदली है, अभी आपको बोर्ड वाला दूंगा मैं एग्जैक्ट। तो आपको ये रिएक्शन दे रखी है कि ए और बी दो रिएक्टेंट है, नीतीश, ए और बी ये रिएक्टेंट है, उससे मिलके सी और डी बना, और उस बच्चे ने 4 एक्सपेरिमेंट किए, तो उसने ए की मोलैरिटी इतनी ली पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, बी की मोलैरिटी इतनी ली, तब रेट ऑफ द रिएक्शन इतना था। फिर ऐसे ए की मोलैरिटी बी की मोलैरिटी बदल गया तो रेट इतना हो गया, फिर ए और बी बदला तब रेट इतना हो गया, ए और बी इतना रखा तो रेट इतना हो गया। तो 4 बार एक्सपेरिमेंट किया उसने, ए और बी की मोलैरिटी बदलता रहा, उसने देखा रेट इतना आया, तो उसने लिख लिया ये टेबल में, ये सब हमें दिया हुआ है बना बनाया। अब उसने बोला इसको देखो और इसको देख के आप बताओ, पहला कि भैया रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, कैलकुलेट करके बताओ एक्सपेरिमेंटली। दूसरा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तीसरा, आप बताइए इसमें रेट लॉ। अब ये 3 चीजें हैं, ठीक है। आप जरा ध्यान से सुनिए, इन 3 में से कोई भी, तीनों भी पूछ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं आंसर। पहला न्यूमेरिकल जो सबसे अच्छा वाला न्यूमेरिकल, ये 3 मार्क का है, बहुत आसान है, 3 के नंबर। देखो कैसे करेंगे, आपने रेट लॉ लगा देनी है दूसरी वाली केस, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट है ना। तो रेट का क्या फॉर्मूला है, रेट का रेट लॉ के हिसाब से फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब आपने एक चीज नोट करी होगी कि जब आप रेट लॉ लगाते हैं तो ये कोफिशिएंट को कोई तवज्जो नहीं देनी है आपने, यहाँ 2a मत लिख देना, यहाँ 3b मत लिख देना, ए और बी ही लिखोगे आप, चाहे वहां 2a हो चाहे 10 है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर निकलता है, रिएक्शन के हिसाब से नहीं निकलता, रिएक्शन से खाली ये रेट लॉ पता चलती है कौन सी लगानी है, केस 1 की केस 2, ठीक है जी। आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई लगाना है आपने, इनके नंबर को यहाँ यूज नहीं करना। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं डालो इसमें। पहला रेट कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁻⁶,
k आपको नहीं पता, a की वैल्यू है 0.1 की पावर x, b की वैल्यू है 0.2 की पावर y, एक इक्वेशन हो गई, छोड़ दो। अब दूसरा रेट डालो, दूसरा कितना है 4 इंटू 10⁻⁻5, k तो k रहेगा, दूसरे वाले का a और b है, a है 0.2 और b है 0.4, दूसरी हो गई। तीसरी वाली है रेट है 16, तीसरे रेट की जगह मैंने डाला 16 10⁻⁻6, k तो k रहेगा, a 0.1 b 0.8, a 0.1 b 0.8, तीसरी। चौथी इक्वेशन, अब रेट है 12 इंटू 10 की पावर -6, 12 इंटू 10 की पावर -6, और जो इधर k तो k है, a आपका है 0.2 की पावर x और b है 0.2 की पावर y, ये हो गई चौथी इक्वेशन। ऐसे 4 इक्वेशन आपने बना लेनी है, ठीक है जी, आपने 4 इक्वेशन बना लेनी है, 4 इक्वेशन बना ली। अच्छा, अब इनको यूज करते हैं, तो इनको यूज कैसे करेंगे वो देखिए आप। अब आप जरा देखो, इनसे हमें यूज करके x, हमें क्या क्या निकालना है, पहले रेट कांस्टेंट निकालना है। तो अगर मैं पहली और तीसरी को डिवाइड कर दूं, फर्स्ट और थर्ड, तो मेरा देखो ये x वाला कट रहा है ना पूरा, इनको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, x वाला कट जाएगा, k भी कट जाएगा। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, 1 और 3 को डिवाइड करो, फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करो। यहाँ पे 3 था, ये मैंने थोड़ा सा चेंज करना था, वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से ली, अभी आपको सही वाली वैल्यू मैं दे देता हूँ। ये है यहाँ पे 4 5 3 3 24 है, ये 24 है बच्चों, ये मैं बताता हूँ अभी क्यों, आपको वैसे पता ही चल रहा होगा। तो फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करें तो ये x वाला कट रहा है और k भी कट रहा है। अच्छा, LHS से डिवाइड करना, तो यहाँ है 3 × 10⁻⁶, ये है 24 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 24 × 10⁻⁶, उधर k से k कट गया, x वाले से x वाला कट गया, 2/8 बचा, 0.2/0.8, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.2/0.8, दोनों की पावर, इसकी भी y है, इसकी भी y है, इसकी भी y है, तो दोनों में मैंने एक साथ y लगा दिया। तो देखो 10 की पावर -6 से कट गया, 3 से कट गया 8, 1/8, 2 से कट गया 4, पॉइंट से पॉइंट तो हट ही गए, 1/4 की पावर y, समझ रहे हो, 1/4। तो मतलब कहने का मतलब ये इस तरह से बनेगा कि जैसे मेरा तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज है क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू बदल दी थी, अदरवाइज जैसे यहाँ 1/4 है तो ये भी 4 की पावर बनेगा, ठीक है। तो अभी इसमें कैसे नहीं बन रहा है तो बना लेते हैं, जैसे ये 8 है, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, ऐसे 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और ऊपर y लगा रहेगा। फिर यहाँ पावर से पावर कंपेयर कर लो, पावर से पावर, 2y = 3, 2y = 3, y निकल गया ना 3/2, आए समझ, y निकल गया 3/2, फ्रैक्शन में भी आ सकता है आंसर। तो हमने इसको भी 2 की पावर बना दिया, इसको भी 2 की पावर बना दिया, फिर पावर पावर कंपेयर करके y निकल गया। तो क्या किया मैंने, फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करने पे मेरा x कट रहा था, इसलिए मैंने फर्स्ट थर्ड किया। अब आप जरा देखो कि सेकंड और फोर्थ को डिवाइड करिए आप, ये 16 है, यहाँ पे चेंज था वैल्यू, हाँ अब ठीक है। तो अगर हम सेकंड और फोर्थ को डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड फोर्थ से फिर से x कट रहा है तो सेकंड फोर्थ नहीं करते, अगर हम बार बार वैल्यू बदले जा रहा हूँ, ये अपनी मर्जी से बनाया ना क्वेश्चन, इसलिए अभी जो तुम्हें बुक में मिलेगा एकदम सही है, साफ सुथरा है। तो मैं कह रहा था कि अगर अब आप कौन से को डिवाइड करोगे जिससे y कट जाए, फर्स्ट और फोर्थ को, y कट रहा है ना इसमें, फर्स्ट और फोर्थ डिवाइड करने पे y, मैंने पहले फर्स्ट और थर्ड लिया था तो x कट रहा था मेरा, अब मैं देख रहा हूँ फर्स्ट और फोर्थ डिवाइड करने पे मेरा y कट जा रहा है, तो अब मैं फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 1 से 4 को डिवाइड करो तो यहाँ पे y वाला पोर्शन कट जाएगा ना, y वाला कट जाएगा, इधर बचे k तो कट ही जाएगा, 0.1/0.2, 0.1/0.2 तो 1/2 ही हो गया, और इधर 3 से 12 को डिवाइड करोगे, देखो 10 की पावर -6 तो कट ही रहा है, 3 डिवाइडेड बाई 4 12, 3 डिवाइडेड बाई 12 क्या होता है 1/4, 3 4 12, 1/4 है ना, तो ये 1/2 है, इसको भी 1/2 बना लो, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, तो x की वैल्यू मिल गई 2, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको, 4 में से 2 इक्वेशन को डिवाइड कर लेना, एक ऐसी डिवाइड करना जिससे x कट रहा हो, एक ऐसी डिवाइड कर लेना जिससे y कट रहा हो, फिर जो बचेंगे ना वो हमेशा, जैसे यहाँ 4 है ये 2, तो ये हमेशा किसी सेम नंबर की पावर होंगे, तो उन दोनों को सेम नंबर की पावर बना के पावर पावर को कंपेयर कर लेना, y निकल गया,
ऐसे ही 1/4 था, मैंने उससे 1/2 स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ भी 1/2 था, इधर भी 1/2, इधर से पावर कंपेयर कर लिया, x निकल गया, x और y निकल गए, तो आपको xy निकल गया, तो xy से सेकंड पॉइंट का आंसर निकल गया। सेकंड पॉइंट क्या था आपका? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या होता है? x प्लस वाई। x का आंसर है 2, y का आंसर है 3/2 यानी 1.5। 3/2 मतलब 1.5, तो कितना हो गया? 3.5। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया 3.5। ठीक है, मतलब 3.5 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, 3.5 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा होगा। तो ये तो सेकंड आ गया। अब उसके बाद फर्स्ट तो निकला नहीं है। अब आप क्या करो, ये x और y उठाओ, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मतलब पहली में डाल दो, x और y उठाओ और उसे आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दोगे, x और y, यहाँ पे x और y डाल दो, तो बचा जो k है वो k निकल जाएगा। ये वाला में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगी क्योंकि वैल्यू मैंने बदली अपनी मर्जी से, तो आपको जो मिलेगा वो एकदम ठीक है। तो ये x और y अगर आप यहाँ डाल दोगे तो सिर्फ k ही तो बचा, k निकल जाएगा, है ना। अच्छा, अब बचा है तीसरा रेट लॉ। ये रेट लॉ क्या चीज है? रेट लॉ तो यही होता है ना, ये रेट लॉ क्या होता है? R इज इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y, यही रेट लॉ है। इसमें क्या करना है, आंसर क्या लिखेंगे? आंसर में इसमें 3 चीजें डाल देना। एक जो k का यहाँ से आंसर आएगा वो, मान लो मैंने सॉल्व करा, मेरा k का आंसर आया 7, तो यहाँ k को हटाकर 7 डाल देना, और x और y डाल देना। x क्या आया था? 2, और y क्या आया है? 3/2 या 1.5। तो ऐसे ही छोड़ देना, इसे रेट लॉ कहते हैं। तो रेट लॉ में 3 वैल्यू डाल देना, के, एक्स और वाई की वैल्यू डाल के रेट की लॉ ऐसे ही छोड़ देना रेट को, तो ये तीसरा आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करना है कि 4 इक्वेशन बनानी है, इनमें से 2-2 को डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करके एक्स और वाई निकल जाएगा। देख के कर लेना कि एक जगह एक्स कटना चाहिए, एक जगह वाई, तो एक्स वाई निकल जाएगा। एक्स वाई को उठा के चारों में से कहीं भी डाल दो, मैंने पहली में डाली तो मुझे के मिल जाएगा। फिर के मिलते ही रेट लॉ आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे के डाल दो और एक्स वाई डाल दो, रेट लॉ मिल गया।